तो सीन यह है कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लग गई है, 15 मिनट बाद खुलने वाली है और अब याद आ रहा है कि बड़ी वाली अटैची तो घर पे छूट गई है। इसके बिना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब, अब क्या बताएं, क्या किया जा सकता है समझ नहीं आ रहा है। यही हाल बिहार चुनाव में भिड़े दो बड़े गठबंधनों का है। पहले दौर के नामांकन की लास्ट डेट अब खत्म होने वाली है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन वाले ढंग से कुछ फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। एनडीए के सीट शेयरिंग ऐलान के बाद भी उथल पुथल मची हुई है। इतनी की नीतीश कुमार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस्तीफे फेंके जा रहे हैं और सारी लड़ाई चिराग पासवान के जैकपॉट पर आ गई है और जेडीयू की सीटिंग विधायकों की सीटों पर पेच तगड़ा फंसा हुआ है। यही हाल विपक्षी गठबंधन का भी है। लालू प्रसाद यादव पहले टिकट बांट रहे हैं और तेजस्वी कैंसिल कर रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी की शायराना लड़ाई अलग ही चल रही है। सवाल मुकेश सहानी की वीआईपी पार्टी पर भी बने हुए हैं। तो आज के शो में इसी सब पे विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि रायता कितना फैला है और यह समय रहते सिमट पाएगा भी या नहीं। बात एआईएम की भी करेंगे, जो अलग बैठ के रसगुल्ले चूस रहा है। बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान हुए 8 दिन बीत गए हैं, लेकिन पहले फेज में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख भी एक ही दिन दूर है। लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच पार्टी और विचारधारा से परे जो उल जुलूल पसरा है, उसे देखकर मौके की नजाकत का अंदाजा ही नहीं लग पा रहा है। दोनों गुटों में सीट शेयरिंग पर अब भी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच नामों का ऐलान भी हो रहा है और बयान भी दो तरफा आ रहा है। पहले बात एनडीए की करते हैं। आपको पता ही है कि 12 अक्टूबर को एनडीए ने सीट शेयरिंग फार्मूले का ऐलान किया, जिसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीट पर जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें, लेकिन असली हीरो निकले चिराग पासवान और इनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कुल 29 सीट उन्हें मिली। यह वही चिराग पासवान है जो पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़े थे। वही चिराग उनके ऊपर बीजेपी के उनके चाचा पशुपति पारस को तरजीह दी थी, लेकिन अब एनडीए के भीतर वह हैवी वेट बॉक्सर बन गए हैं और उनके दाव पेच जेडीयू और नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि चिराग के जेडीयू की कई सीटों पर दावा कर दिया है। इनमें से कई ऐसी हैं जिन पर अभी जेडीयू की सिंह विधायक मौजूद हैं और चिराग के इस हैवी ड्राइविंग से जेडीयू नेता खुश नहीं है। अब बात यह है कि 29 सीट का चक्कर कहां से शुरू हुआ। जेडीयू की सिंह सीट्स की बात करें तो जैसे राजगीर और सोनबरसा पर चिराग की नजर है। सोनबरसा के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा को कुछ दिन पहले ही खुद नीतीश कुमार के पार्टी सिंबल दिया था, लेकिन चिराग बोल रहे हैं कि यह सीट हमारी है। मोरवा सीट पर भी यही लड़ाई है। पिछले चुनाव में जेडीयू यहां से 11,000 वोटों से हारी थी, लेकिन जेडीयू का कहना है कि इस बार हम यही सीट से लड़ेंगे। अब यह झगड़ा इतना बड़ा हो गया है कि पटना में नीतीश कुमार के घर के बाहर धरना हुआ। जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता बैठ गए, सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ी। टिकट बंटवारे को लेकर के नाराजगी इतना ज्यादा कि भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया। बोले, विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में मेरी सलाह नहीं ली गई, इसीलिए इस्तीफे दे रहा हूं। पार्टी के कुछ लोग मेरे ही लोकसभा में टिकट बांटने का काम कर रहे हैं और गठबंधन की अनदेखी कर रहे हैं। यह दुखद है। मुझे अफसोस मिलने तक नहीं दिया जा रहा है, मेरी राय तक नहीं सुनी जा रही। इधर बीजेपी नेता कहते हैं कि एनडीए में सब चंगासी 99% तय हो चुका है कि कौन कहां से लड़ेगा। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ अपने चुनाव बीजेपी नेता भले ही कहते रहे कि सब ठीक है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। इस पूरी उथल पुथल से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने अपना एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। कई तरह की बातें चली। क्या नीतीश चिराग को मना पाएंगे या फिर कुछ सीट्स पर अड़ जाएंगे।
या फिर बीजेपी से शिकायत करेंगे? यह सवाल अब भी बने हुए हैं। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि बीजेपी के आला लीडर भी बैठक कर रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि बीच का रास्ता अब भी निकाला जा सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें जीतने वाले चिराग पासवान का कहना है कि हमने एनडीए को मजबूत किया, हमें अपना हक चाहिए। और बीजेपी भी इस समय चिराग में ही भविष्य देख रही है। खासकर जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, इसका एक मजमून हमें मिली अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी दीप्तिमान तिवारी की रिपोर्ट में बीजेपी नेताओं के हवाले से अंदर की कुछ बातें बताई गई हैं। मसलन चिराग की मांग इसलिए मानी गई ताकि बिहार में एनडीए को एक रखा जा सके। चिराग की मांगों को मानने के पीछे एक बड़ा फैक्टर दलित प्रश्न है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के दलितों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के पास चला गया। बीजेपी नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण को लेकर जिस तरह का नैरेटिव उसके खिलाफ बना है, वैसा कुछ अब भी बिहार में हो। सीजीआई बीआर गवई पर जूता से हमला और हरियाणा में आईपीएस व पूर्ण कुमार की मौत की वजह से दलित सवाल पे बीजेपी को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। वह बैकफुट पर दिख रही है। बिहार में पासवान समुदाय की आबादी करीब 5.5% है। पूरे दलित समुदाय की बात करें तो यहाँ हिस्सेदारी करीब 20% तक जाती है। चिराग पासवान केंद्र मंत्री हैं और एक बड़ा दलित युवा वर्ग उन्हें नेता के तौर पे देखता है। ऐसे में बीजेपी दलित के सवाल पर किसी भी तरह से बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब चिराग अपनी जिद पर अड़ गए तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के आधार पर सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया। क्योंकि चिराग की पार्टी ने 5 सीट जीती थी, तो प्रति सीट 6 विधानसभा के आधार पर उन्हें 29 सीट दी गई। पहले चिराग 40 सीट पर अड़े थे, लेकिन यह इनकी इस प्रेशर टैक्टिस हिस्सा था। इसके तहत वह लगातार कानूनी व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। जेडीयू के इनकी शिकायत बीजेपी से की थी। बदले में बीजेपी ने चिराग से कहा था कि हाथ थोड़ा हल्का रखिए, और इसके एवज में चिराग ने सीटों की मांग करने में हाथ हल्का नहीं छोड़ा। एक और बात चल रही है कि चिराग पासवान को इस बार इनाम मिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को उसके खुद के कैंप में भी उथल पुथल मची हुई है। नामांकन के 2 दिन बाद तक यह विचार किया जा रहा है क्या मुकेश साहनी की वीआईपी को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यह तो विचार की बात है। ताजा जानकारी के अनुसार सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई औपचारिक और अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुख्य घटक दलों के बीच हुई चर्चा और कुछ मुद्दों पर सहमति बनने की खबरें आ रही हैं। सीट बंटवारे की वर्तमान स्थिति, प्रमुख बिंदु, मुख्य समस्या, सीटों की संख्या और खासकर कुछ सीटों पर दावेदारी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल सीपीआईएम के बीच खींचतान जारी है। कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग पर अड़ी हुई थी। हालांकि कुछ खबरों के अनुसार वह अब 60 सीटों पर सहमत हो सकती है। 2020 के पिछले चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीट ही जीत पाई थी, जिसके कारण आरजेडी उसे ज्यादा सीट देने में हिचकिचा रही है। वाम दलों की स्थिति, वाम दल में भाकपा माले 30 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन वहां 19 सीटों पर सहमति हो सकती है। वहीं एनसीपी और सीपीएम भी अधिक सीटों की मांग कर रही है। सीटों का विवाद, कुछ सीटें ऐसी है जिन पर गठबंधन के सहयोगी दलों जैसे कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल के बीच अपने अपने दावे को लेकर विवाद है। उदाहरण के लिए सीपीआईएमएल की पारंपरिक सीट जैसे पालीगंज, घोसी पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। इसी तरह कुछ सीटें जिन पर कांग्रेस अपना पारंपरिक ढंग
पारंपरिक गढ़ मानती है, उन पर सीपीआई की नजर है। सकारात्मक चर्चा। हालांकि गठबंधन के नेताओं ने पुष्टि की है कि बातचीत सकारात्मक रही है और अभी सभी का लक्ष्य एनडीए को हराना है, इसलिए उम्मीद है कि इन मुद्दों को जल्द ही सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा जल्द ही, शायद आज बुधवार 15 अक्टूबर 2025 की जा सकती है। संक्षेप में, इंडिया गठबंधन में सीटों की संख्या को लेकर अंतिम सहमति बनाने की कगार पर है, लेकिन कुछ प्रमुख सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे, AIMIM की गठबंधन की स्थिति बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में इस प्रकार है। AIMIM की प्रमुख गठबंधन एनडीए या इंडिया का हिस्सा नहीं है, तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में एक तीसरी मोर्चा, थर्ड फ्रंट बनाने की पहल कर रही है। घोषणा की है कि वह लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जो पिछले चुनाव की तुलना में काफी अधिक है। AIMIM ने 16 जिलों की 32 सीटों पर पहली सूची जारी कर दी है, जहां वह उम्मीदवार उतारेगी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष वोटों के बिखराव को रोकने के लिए आरजेडी और महागठबंधन अन्य बड़े दलों को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब या सहयोग नहीं मिला। AIMIM का दावा है कि बड़े दलों के सहयोग न करने के कारण ही उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने का फैसला किया है। महागठबंधन के नेता आरजेडी और कांग्रेस AIMIM के साथ गठबंधन करने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उससे इनके मुस्लिम वोटों में सेंधमारी हो सकती है। 2020 के चुनाव में AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थी, जिसमें माना जाता है कि उनमें महागठबंधन को कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचा था। AIMIM मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। इस बार पार्टी अपनी उपस्थिति का विस्तार केंद्रीय और उत्तरी बिहार की सीटों पर भी कर सकती है। AIMIM खुद को एनडीए और इंडिया गठबंधन के तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। संक्षेप में, AIMIM अकेले या समान विचारधारा वाले छोटे दलों के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है और उसने बड़े गठबंधनों से दूरी बना रखी है। फिलहाल इन सब बातों पे आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे थे 7 PM चर्चा। शुक्रिया।